एक बार फिर से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के डिवाइड की डिबेट स्टार्ट हुई है। 3 सदर्न स्टेट्स कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु ने साउथ टैक्स मूवमेंट स्टार्ट किया है और दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया है। इन 3 स्टेट्स की गवर्नमेंट्स का कहना है कि इंटरिम बजट में जो टैक्स रेवेन्यू का एलोकेशन किया था वो काफी अनफेयर था और एंटी सदर्न स्टेट्स था। बट ये स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसा क्यों कह रही है? वेल, ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस बजट के हिसाब से अकेले उत्तर प्रदेश का टैक्स एलोकेशन साउथ की 5 स्टेट्स के कंबाइंड टैक्स एलोकेशन के बराबर है। लेकिन ये अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन इंटरिम बजट के बाद ही स्टार्ट नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी सदर्न स्टेट्स को काफी डिसएडवांटेज था। एंड इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इन सदर्न स्टेट्स को लेफ्ट आउट फील हो रहा है एंड क्यों ये स्टेट्स फिस्कल फेडरलिज्म को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं। क्या ये डिवाइड सिर्फ इन पॉलिटिकल लीडर्स का एजेंडा है या फिर वाकई ये डिवाइड एक रियल इशू है? Good evening. The centre versus southern states political battle over Auto driver says, go back to your land. This is our land. Okay. This is our land, not Okay. your land. Okay. You are speaking Kannada. Okay. How real is this north-south divide? South Indian states have launched literally a warrant on नॉर्थ the साउथ डिवाइड। क्या उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों अलग अलग हैं? इमेजिन करो एक फैमिली जिसमें 4 बच्चे हर महीने कुछ पैसे कमाकर अपनी माँ के पास लाते हैं और घर खर्च निकाल कर माँ उन बच्चों को कुछ पैसे वापस कर देती है। लेकिन माँ सब बच्चों को इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। वो इस बेसिस पर डिसाइड करती है कि किस बच्चे को कितनी जरूरत है, ना कि किस बच्चे ने कितनी मेहनत करके घर में कितना कंट्रीब्यूट किया है। एंड इस पूरे तरीके से जो बच्चा सबसे कम कमाता है उस बच्चे के पास महीने के एंड में सबसे ज्यादा पैसे होते हैं। एंड इस बात से वो बच्चे जो सबसे ज्यादा कमाते हैं वो नाराज होकर घर छोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे देश में। अगर हम 2024 और 25 के रिसीट बजट को देखें तो टोटल टैक्स शेयर का 17.9% यूपी को मिलता है, 10% बिहार को मिलता है, 7.9% मध्य प्रदेश को मिलता है, 6% महाराष्ट्र, 6% राजस्थान और 7% बंगाल भी है। लेकिन अगर हम 5 सदर्न स्टेट्स के टैक्स एलोकेशन को देखें तो सिचुएशन काफी अनफेयर है। आंध्र प्रदेश को 4%, तमिलनाडु को 4%, तेलंगाना को 2.1, कर्नाटका को 3.6 और केरला को सिर्फ 1.9% टोटल टैक्स का मिलता है। यानी टोटल 5 सदर्न स्टेट्स को मिलाकर 15.6% मिलता है और अकेले यूपी को 17.9%। द हिंदू की एक रिपोर्ट के हिसाब से जब कर्नाटका 1 रुपया सेंट्रल टैक्स में देता है तो कर्नाटका को सिर्फ 15 पैसे वापस मिलते हैं। एंड कर्नाटका स्टेट टोटल 4 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन सेंट्रल टैक्स में करती है एंड रिटर्न में वापस सिर्फ 50,000 करोड़ का टैक्स एलोकेशन मिलता है। बाकी सदर्न स्टेट्स में तमिलनाडु को सिर्फ 29 पैसे, तेलंगाना को 43 पैसा, आंध्र प्रदेश को 49 पैसा और केरला को 57 पैसा वापस मिलता है। लेकिन कंपैरिजन के लिए अगर टॉप 5 स्टेट्स को देखें तो झारखंड को फॉर एवरी 1 रुपी 2 रुपया 15 पैसे वापस मिलते हैं, मध्य प्रदेश को 2 रुपया 42 पैसे वापस मिलते हैं, असम को 2 रुपया 63 पैसे, उत्तर प्रदेश को 2 रुपया 73 पैसे और अकेले बिहार को 1 रुपए के बदले 7 रुपए और 6 पैसे वापस मिलते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये भेदभाव क्यों एंड कौन डिसाइड करता है कि किस स्टेट को सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू में से कितना शेयर मिलेगा? वेल, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये फाइनेंस कमीशन की ड्यूटी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेकमेंड करे कि यूनियन और स्टेट्स कैसे टैक्स को डिवाइड करेंगे। एंड इस पूरे सिस्टम को फिस्कल फेडरलिज्म कहते हैं। फाइनेंस कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल में अपॉइंट करते हैं। एंड मोस्ट रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन को अनाउंस किया गया है जो 1 अप्रैल 2026 के बाद 5 साल के लिए सेंट्रल रेवेन्यू शेयरिंग को डिफाइन करेगा। एंड फाइनेंस कमीशन बेसिकली 2 तरह से टैक्स डेवोल्यूशन या टैक्स को ट्रांसफर करता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वर्टिकल डेवोल्यूशन में यूनियन गवर्नमेंट के टोटल टैक्स कलेक्शन का कुछ शेयर स्टेट्स को मिलता है एंड हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में टैक्स ट्रांसफर एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में किया जाता है एंड यहीं से चीजें कॉम्प्लिकेट होती हैं। इंडिया की डाइवर्सिटी सिर्फ कल्चर और लैंग्वेज को लेकर ही नहीं बल्कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी है। सदर्न स्टेट्स का कहना है कि जो स्टेट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही उन्हें रिवॉर्ड किया जा रहा है एंड जो स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उन्हें पेनलाइज यानी पनिश किया जा रहा है। अब हर बार फाइनेंस कमीशन अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हिसाब से एक फॉर्मूला बनाती है जिसके हिसाब से टैक्स डेवोल्यूशन होता है। लेकिन क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस कौन डिफाइन करता है? वेल, इसे डिफाइन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब 13th फाइनेंस कमीशन यानी 2010 तक जो टर्म्स एंड रेफरेंस थे वो 1971 के सेंसस डेटा के हिसाब से बनाए गए थे। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन यानी 2015 में ये चेंज किया और अब 1971 और 2020
2011 के सेंसस डेटा के हिसाब से ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिफाइन की गई। एंड फाइनली 15th फाइनेंस कमीशन ने सिर्फ 2011 के सेंसस के हिसाब से टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाई, जिसकी वजह से जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया उन स्टेट्स को टैक्स का बड़ा हिस्सा मिलने लगा, जैसे बिहार, यूपी और झारखंड। एंड इसी वजह से जिन स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया जैसे केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, उनका शेयर इस टैक्स डेवल्यूशन फॉर्मूला में कम कर दिया गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ सदर्न स्टेट्स को ही क्यों हो रही है। एंड महाराष्ट्र जो इंडिया का रिचेस्ट स्टेट है उसमें भी 1 रुपए के बदले सिर्फ 18 पैसे वापस मिलते हैं। एंड बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस और ऑपोजिशन का पॉलिटिकल एजेंडा है स्टेट्स को आपस में डिवाइड करने का। वेल ऐसा इसीलिए क्योंकि लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन के हिसाब से महाराष्ट्र का एलोकेशन कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ा है। अगर हम 12th, 14th और 15th फाइनेंस कमीशन के परसेंटेज एलोकेशन को देखें तो महाराष्ट्र को जहां पहले 4.99% मिलता था अब उसे 6.32% मिलता है। वहीं तमिलनाडु का शेयर 5.3% से कम होकर 4.08% हो गया है। केरला का शेयर 2.6% से गिरकर 1.9% हुआ है और कर्नाटका का 4.5% से घटकर 3.65% हुआ है। इवन आंध्र प्रदेश का शेयर भी 7.3% से घटकर सिर्फ 4% पर आ गया है। तेलंगाना का शेयर हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक न्यूली फॉर्म्ड स्टेट है। लेकिन यहाँ आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जिन स्टेट्स को 15th फाइनेंस कमीशन से सबसे ज्यादा लॉस हुआ है वो यही सदर्न स्टेट्स हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश के शेयर की बात करें तो 12th कमीशन में जो 17.9% था वो 14th कमीशन में 19.2% हुआ और अब वापस घटकर 17.93% हो गया। यानी यूपी को इस कमीशन से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब फाइनेंस कमीशन अलग अलग पैरामीटर्स को देखता है और फिर ये पूरा टैक्स रेवोल्यूशन करता है। एंड ये पैरामीटर्स हर स्टेट के पर कैपिटा इनकम, फॉरेस्ट कवर, पॉपुलेशन, एरिया, इन सब चीजों को देखकर बनाया जाता है और हर पैरामीटर की अपनी वेटेज होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर एग्जाम में हर क्वेश्चन के अलग अलग मार्क्स होते हैं। एंड ये वेटेज डिसाइड कौन करता है? वेल, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में एक अनफेयर एडवांटेज है कि वो डिसाइड कर सकती है कि कौन सी स्टेट को कितना शेयर जाना चाहिए। एंड इवन अलग अलग इनकम सोर्स को कैटेगराइज भी कर सकती है जिससे स्टेट को इवन और कम शेयर मिलेगा। एंड इस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल टैक्स इनकम है वो 2/3 है एंड उसके एक्सपेंसेस सिर्फ 1/3, जिसमें से एक रेशियो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को मिलता है। लेकिन स्टेट्स जिनके हिस्से में 2/3 एक्सपेंसेस आते हैं उन्हें टैक्स का सिर्फ 1/3 ऑफ द शेयर मिलता है। एंड जो मोबाइल टैक्सेस होते हैं जैसे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अब इनकम टैक्स से हटकर एक बार जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को भी देखते हैं। 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी को लागू किया, जिसमें सरकार का कहना था कि जीएसटी देश की टैक्स पॉलिसी को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया गया है। लेकिन सदर्न स्टेट्स का कहना है कि जीएसटी भी देश के फिस्कल फेडरलिज्म को खत्म कर रहा है, क्योंकि इससे जो स्टेट्स के टैक्स रेवेन्यूज थे वो और भी कम हो जाते हैं। स्टेट की डिपेंडेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट पर और भी बढ़ जाती है। अब जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अश्योरेंस दी थी कि एनुअल रेवेन्यू 12% से ग्रो करेगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पनसेशन मिलेगा जिससे स्टेट्स को लॉस ना हो। लेकिन कर्नाटका गवर्नमेंट का कहना है कि एक्चुअल जीएसटी कलेक्शन और एस्टिमेटेड जीएसटी कलेक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड कर्नाटका का पिछले 7 सालों का टोटल शॉर्टफॉल ऑलमोस्ट 1,70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन एज कॉम्पनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ 1,05,000 करोड़ रुपए ही दिए हैं, यानी 60,000 करोड़ से भी ज्यादा अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्नाटका गवर्नमेंट को दिया ही नहीं। अब ये 60,000 करोड़ सिर्फ कर्नाटका गवर्नमेंट का है, बाकी स्टेट्स में भी सिमिलर ही हाल है। अब फाइनल प्रॉब्लम आती है सेस और सरचार्ज की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। एंड पिछले 7 सालों में इसका कलेक्शन भी 153% से बढ़ा है। लेकिन जो सेस कलेक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहता है और बाकी टैक्सेस की तरह स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया जाता। कर्नाटका गवर्नमेंट का कहना है कि अगर ये सेस कलेक्शन स्टेट के साथ शेयर किया जाता तो कर्नाटका को 45,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिल सकते थे, जिससे उनका जीएसटी कॉम्पनसेशन को बैलेंस किया जा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ तक नहीं है। केरला की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ मिशन सेंटर में भी फंड देना बंद कर दिया है क्योंकि केरला में हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं किया गया। ऐसे ही एलिगेशन वेस्ट बंगाल से भी आ रहे हैं, जिसमें सेंटर ने 7,000 करोड़ का फंड जो फूड सिक्योरिटी स्कीम के हिसाब से उन्हें मिलना था उसे भी रोक दिया, क्योंकि वहाँ के राशन शॉप्स ने पीएम मोदी के फोटो को राशन के पैकेट्स पर नहीं रखा। अब सदर्न स्टेट्स में काफी टाइम से एक नाराजगी दिखाई दे रही है। एंड अगर हम टैक्स डेवोल्यूशन को भी हटा दें तो भी डीलिमिटेशन इस नाराजगी का मेजर रीजन है। डीलिमिटेशन एक ऐसा प्रोसेस जिससे लोकसभा और विधानसभा में हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की कितनी सीट्स होंगी ये डिसाइड किया जाता है। इसमें SC, ST और रिजर्व सीट्स भी डिसाइड की जाती है। आर्टिकल 82 एंड 170 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर स्टेट और कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट्स और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हर सेंसस के बाद रीएडजस्ट करनी होती है। ये डीलिमिटेशन प्रोसेस एक डीलिमिटेशन कमीशन देखता है
एंड जिसे पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके सेटअप किया जाता है। आज से पहले डिलिमिटेशन 1951, 1961 और 1971 में हुआ था, जब टोटल लोकसभा सीट्स 494 से 522 और फाइनली 543 पर फिक्स की गई थी। और 1971 के बाद डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया था ताकि हायर पॉपुलेशन ग्रोथ वाली स्टेट्स में ज्यादा सीट्स ना हो जाएं। अब ये किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में और साल 2000 तक ही इफेक्टिव था। एंड साल 2000 में फिर से 84th अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसे 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। एंड वैसे तो ये डिलिमिटेशन 2021 के सेंसस के हिसाब से होना था, लेकिन कोविड के चलते सेंसस नहीं हुआ और अब ये 2026 के सेंसस के बाद होगा। अब डिलिमिटेशन खुद में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली सदर्न स्टेट्स के लिए, क्योंकि डिलिमिटेशन दो तरीकों से हो सकता है। या तो 543 सीट्स को ऐसे ही रखा जाए जिसमें नंबर ऑफ सीट्स को शफल किया जाएगा, या फिर टोटल नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाकर 848 किया जाए, क्योंकि नया पार्लियामेंट बनाने का रीजन ही ये था कि सीट्स को बढ़ाया जाएगा और जो डिलिमिटेशन है उसमें काफी सारी सीट्स इंक्रीज होंगी एंड जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन बढ़ी है उनमें सीट्स इंक्रीज कर दी जाएंगी। अब अगर दोनों ही सिस्टम को हम समझें तो आप देखेंगे कि अगर टोटल सीट्स को 543 भी रखते हैं तो भी यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सीट्स को बढ़ाया जाएगा और तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र, केरला और कर्नाटका में सीट्स काफी कम होंगी। एंड इसके बाद अगर 5 सदर्न स्टेट्स को देखें तो टोटल सीट्स 103 होंगी। एंड अगर टोटल सीट्स को बढ़ाकर 848 किया जाए, जो नंबर नए पार्लियामेंट में नंबर ऑफ सीट्स हैं, उस हिसाब से भी सदर्न स्टेट्स को टोटल सिर्फ 164 सीट्स मिलेंगी। एंड इन दोनों ही केसेस में सदर्न स्टेट्स को टोटल सीट्स का सिर्फ 20% मिलता है। अब सदर्न स्टेट्स को ऐसा लगता है कि इन दोनों ही केसेस में फ्यूचर में किसी भी तरह की पॉलिटिकल पावर उनके पास नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ हिंदी बेल्ट से ही सेंटर में मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाई जा सकती है। एंड इसी वजह से सदर्न स्टेट्स को कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनकी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पावर को कम करने की कोशिश की जा रही है। अब इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डिजाइन है कि इवन दो पॉलिसीज को सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती तो है, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। इवन दो गवर्नमेंट सिर्फ हिंदी बेल्ट में इलेक्शन जीतकर बनाई जा सकती है, लेकिन जब भी कोई इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है वो कुछ स्टेट्स का नहीं, पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है। एंड किसी भी सिचुएशन में अगर किसी भी स्टेट को लेफ्ट आउट फील हो रहा है या किसी भी तरह का इनजस्टिस लग रहा है तो उसको ऑपोजिशन का पॉलिटिकल एजेंडा बोल के अवॉइड नहीं किया जा सकता। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह से है कि पब्लिक डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं करती, बल्कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करती है। एंड इन 543 मेंबर्स को सिर्फ एक नंबर मान के इलेक्शन जीतने की बजाय हर स्टेट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। एक तरफ तो हम इंडिया की डाइवर्सिटी पर खुश होते हैं और फिर दूसरी तरफ हम 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 लीडर 1 लैंग्वेज 1 रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे इस देश का सोशल और फेडरल स्ट्रक्चर अंदर से खोखला हो जाएगा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने ऑलरेडी हिंदी दिवस को बहुत प्रमोट किया, बट कभी आपने पंजाबी दिवस या फिर मलयाली दिवस का नाम सुना है? तो फिर हिंदी दिवस क्यों? एंड काफी लोगों को ये भी लगता है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन क्या हिंदी को सिर्फ इसलिए प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि हिंदी बेल्ट की वोट्स पावर में रहने के लिए काफी हैं? एंड इसीलिए ये सदर्न स्टेट्स काफी नाराज हैं, क्योंकि ना तो उनकी वोट्स मैटर करती हैं और ना ही उनको देश के टैक्स में कोई हिस्सा मिल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अखंड भारत की बात करते करते हमें इस भारत के और टुकड़े देखने को मिले।